बाप लॉजिकल होता है, माँ इमोशनल होती है। तो अगर फर्ज करें दोनों में से आपको एक मिला है, अगर आप माँ से वाबस्ता रहे हैं तो आप इमोशनल होंगे, लेकिन अगर बाप से वाबस्ता रहेंगे तो आप लॉजिकल होंगे। तो इसी वजह से देखा गया है कि जो माँ से वाबस्ता लोग होते हैं वो ज्यादा जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाते। इन 3 F में फादर है वो नंबर 1 पर आता है, और फादर को फैमिली का हेड भी कहा जाता है। फादर की जिम्मेदारी क्या है और फादर किस तरीके से अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकता है? जो आदमी है, जो बच्चा है, जो इंसान है, जो उसके पास आया है अपनी प्रॉब्लम लेके साइकोलॉजी की कोई, तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसके फादर कौन है। आप मुझे ये बताइए कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में 3F को बहुत अहमियत दी गई है, इसकी क्या वजह है? ये तीनों मिलके उसकी शख्सियत को बहुत बड़ा निखारते हैं, या उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इन्हीं की वजह से आ रही होती है। जो सिंगल पेरेंटिंग है जी, उसमें क्या चैलेंजेस पेश आते हैं? लेकिन अगर सिंगल पेरेंटिंग है तो उसमें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उस पर मुश्किल। आपने देखा होगा कि जितनी वर्ल्ड वार 1 और 2 हुई और जितनी जंगें हुई वो मर्दों ने लड़ी हैं, क्योंकि औरत बच्चा पैदा करके उसको मार नहीं सकती, क्योंकि इंसान का सबसे ज्यादा ताल्लुक ही माँ के साथ रहता है इंसान का। लेकिन माँ कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी, बाप नुकसान दे सकता है कभी कभार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम तालीम दोस्त आगाही के साथ आपका भाई उल्फत रसूल जोया आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, बेस्ट नेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से हम एक बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए मैदान अमल में हैं, और हम गाहे बगाए मुख्तलिफ बेहतरीन मौज़ूआत की सिलेक्शन करके बेहतरीन शख्सियात से गुफ्तगू करते हैं ताकि आप तक मुफीद मालूमात पहुँच सकें। हमारा आज का प्रोग्राम भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, और वो है 3F की अहमियत। 3F में नाजरीन फादर आ जाता है, फैमिली आ जाती है और फ्रेंड्स आ जाते हैं, और ये तीनों किरदार एक शख्स की शख्सियत बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। नाजरीन, इस मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। बेस्ट नेशनल स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राव मोहम्मद असलम खान साहब। जी राव साहब, वेलकम बैक बेस्ट नेशनल स्टूडियो। थैंक यू जी मियां साहब। राव साहब, आज का मौजू भी हमारा एक बेहतरीन मौजू है 3F, और उसकी अहमियत क्या है? आप मुझे ये बताइए कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में 3F को बहुत अहमियत दी गई है, इसकी क्या वजह है? जी मियां साहब, आज का सवाल भी आपका बहुत ही अहम है। मेरे नज़दीक ये है कि इंसान की जो शख्सियत है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसका सेल्फ है, उसके लिए 3 चीज़ों की बहुत बड़ी अहमियत है। जैसे आपने खुद ही कहा है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में सबसे पहले यही देखा जाता है कि जो आदमी है, जो बच्चा है, जो इंसान है, जो उसके पास आया है अपनी प्रॉब्लम लेके साइकोलॉजी की कोई, तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसके फादर कौन है, क्योंकि उसके फादर से उसको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। और उसके बाद अहम जो आती है उसकी फैमिली है, जो उसकी होल फैमिली है सारी, और तीसरी है उसके फ्रेंड्स। ये तीनों मिलके उसकी शख्सियत को बहुत बड़ा निखारते हैं, या उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इन्हीं की वजह से आ रही होती है। तो इसका मतलब है कि इन 3F में जो फादर है वो नंबर 1 पर आता है, और फादर को फैमिली का हेड भी कहा जाता है, और उसकी इंतहाई अहमियत है। जी, तो फादर की जिम्मेदारी क्या है और फादर किस तरीके से अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकता है? देखिए, जो फादर का किरदार है ना, वो तो सबसे अहम किरदार है। अब आप पुराने जमाने में देखें तो बाप का किरदार 2 था। एक तो उसके मसल्स मजबूत होते थे, क्योंकि औरत को कुदरत ने बनाया है, उसके अंदर ग्लैंड्स हैं, एक्टिव ग्लैंड्स है, और मर्द के जो हैं वो सारे मसल्स ग्लैंड है, मसल्स एक्टिव है। अब उस दोनों की वजह से उसकी जो शख्सियत है, जो इंसान जो उसके साथ वाबस्ता है, पुराने जमाने में ये होता था कि वो उसको प्रोटेक्ट करता था जानवरों से और तकलीफों से, और वो जो आसमानी आफात होती थी उससे वो प्रोटेक्ट करने के लिए बाप की जरूरत पड़ती थी। माँ का भी बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन जो बाप का किरदार था वो था घर से बाहर, और घर से बाहर जो भी उसको प्रोटेक्शन मिलती थी वो बाप से मिलती थी। और उसके बाद जो सबसे अहम चीज होती है वो हमें डीएनए मिलता है बाप की तरफ से, कि अगर बाप के बहुत सारे ट्रेड्स जो होते हैं वो डीएनए के जरिए हमारे अंदर मुंतकिल होते हैं। और जो सबसे बड़ा बाप का किरदार होता है वो ये होता है कि बाप लॉजिकल होता है, माँ इमोशनल होती है। तो अगर फर्ज करें दोनों में से आपको एक मिला है, अगर आप माँ से वाबस्ता रहे हैं तो आप इमोशनल होंगे, लेकिन अगर बाप से वाबस्ता रहेंगे तो आप लॉजिकल होंगे। तो इसी वजह से देखा गया है कि जो माँ से वाबस्ता लोग होते हैं वो ज्यादा जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाते,
उसकी वजह क्या है कि वो इमोशनल तो होते हैं लेकिन लॉजिकल नहीं होते। जो लॉजिक्स होते हैं वो उसने बाप से लेने होते हैं, और जो इमोशंस होते हैं वो माँ से लेने होते हैं। तो बाप से आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे आपको बिजनेस सारे बाप देता है, माँ नहीं दे सकती बिजनेस, क्योंकि माँ को बिजनेस आता नहीं है करना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डीएनए आरएनए जी, इसका ताल्लुक वालिद से होता है जी, और किस हद तक होता है, इस पर जरा इसका बहुत बड़ा ताल्लुक होता है। देखिए कबाइल आप आज भी देखें तो हम अपनी शादियां जो अपने कबीलों में करना पसंद करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि हमारा डीएनए और उनका डीएनए एक होता है। जो ट्रेड्स आपके डीएनए में आ रही है दूसरी साइड पे वही ट्रेड्स डीएनए में आ रही हैं, तो उसका फायदा बहुत होता है लाइफ के अंदर, बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिसर्चेज आई है और ये भी आया है कि हमें अपनी फैमिली के अंदर नहीं, लेकिन फैमिली में तो ना आप करें, लेकिन आपका जो कबीला है उसमें तो आप शादी कर सकते हैं ना। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोस्टली शादियां जो है ना वो अपने कबीले ही में ही की हैं, तो वो करनी चाहिए हमें अपने कबीले में शादियां। लेकिन जो मामू चाचे ताए जो अपने बहुत क्लोज सर्कल जो आपकी फैमिली होती है उसमें रिश्तों से मना किया। अब इसलिए मना किया उन्होंने क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब हम एक ही जमीन के अंदर बार बार एक ही फसल को एक ही बीज को बोते रहते हैं तो बीज के अंदर जो कमजोरी पैदा हो जाती है। तो इस तरह हमारे अंदर भी एक बीज है जो कमजोर हो जाता है। तो इसको अगर हम फर्ज करें, हम कहते हैं कि मैं राजपूत हूं, तो राजपूतों के बहुत से कबाइल है, 100 से ज्यादा कबाइल है, तो मैं किसी और राजपूत कबीले के अंदर अपने बच्चे की शादी करूं, लेकिन कबीला राजपूत ही रहेगा, लेकिन मैं शादी किसी और कबीले में करूं, ताकि वो जो मेरा बीज है, जो मेरा सीड है, जो मेरा जो डीएनए है वो मजबूत रहे और उधर भी वो मजबूत डीएनए की वो फर्टाइल हो जाए। राव साहब ये बताइए कि जो सिंगल पेरेंटिंग है जी, उसमें क्या चैलेंजेस पेश आते हैं, और यकीनन माँ और बाप का दोनों का बड़ा बुनियादी किरदार है एक बच्चे की परवरिश में, लेकिन अगर सिंगल पेरेंटिंग है तो उसमें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उस पर देखें पूरी दुनिया में खासकर पाकिस्तान में तो हमारे जो बरसगीर है इसमें तो सिंगल पेरेंट्स को ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। वो उसकी वजह ये होती है कि उसमें सबसे पहले तो बात है, अगर पे एक बाप है, अगर उसका इंतकाल हो गया फर्ज कर किसी वजह से, तो उसको चचा पाल लेते हैं, ताया पाल लेते हैं, या कुनबा फैमिली आपको आपकी सपोर्ट करती है। लेकिन अगर मामू भी आपके पालते हैं, आपके नाना पालते हैं, लेकिन दूसरी साइड जो है ना, जैसे यूरोप है, तो यूरोप में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है सिंगल पेरेंट्स का। सिंगल पेरेंट्स के अंदर उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि जो माँ से आपने सीखना है वो आपका इमोशंस है। ये जिंदगी गुजारने के लिए आपको इमोशन की जरूरत है ना। जिंदगी के पहले 5 साल तो है ही इमोशनल है, लेकिन जैसे आपकी लॉजिक स्टार्ट होते हैं ब्रेन के अंदर, अब आपको बाप की जरूरत पड़ती है। कोई बाप आपको मुआशरे में लेके जाता है, स्कूल में दाखिल करवाता है, या उसके बाद आपकी जो अगली जिंदगी है वो सारी की सारी जो बाप से वाबस्ता होती है। तो बाप के पास क्या लॉजिक्स है। अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं तो दोनों में से एक, अगर आपने बाप पाल रहा है तो इससे मुराद आपके पास इमोशंस नहीं होंगे, और अगर अम्मा पाल रही है तो आपके पास लॉजिक्स नहीं होंगे। तो ये दोनों को, यानी देखिए आप कि पूरी जितनी कायनात के ऊपर बाकी 8.7 मिलियन मखलूकात है, उनमें मोस्टली जो जिम्मेदारी है बच्चा पालने की वो माँ की है। लेकिन इंसान एक वाहद है जहां पे माँ और बाप मिलकर बच्चा पालते हैं, तो कुछ चीजें उसने माँ से लेनी होती हैं और कुछ उसने बाप से लेनी होती हैं। अब दोनों में से अगर एक नहीं मिलेंगी तो वो चीज उसके अंदर कमी रह जाएगी, जिंदगी के अंदर वो लेक रह जाएगा उसके अंदर। यानी कि उसको माँ की कमी को बाप नहीं पूरा कर सकता और बाप की कमी को माँ नहीं पूरा कर सकती, तो ये एक डेफिशिएंसी रह जाती है। यूरोप में तो बहुत ज्यादा है। देखिए यूरोप में आप बेशुमार बच्चों की आपको मिसालें दे सकता हूँ, बहुत से लोगों की मिसालें दे सकता हूँ, बड़े बड़े लोग थे वो, लेकिन उनको वो किताबें तो बड़ी अच्छी प्रिंट की, लेकिन उनके पास पैसे नहीं आए। और दूसरी साइड पे बड़े अच्छे रिफॉर्मर तो बने वो, लेकिन उनके पास इमोशंस नहीं थे। आपने देखा होगा कि जितनी वर्ल्ड वार 1 और 2 हुई और जितनी जंगें हुई वो मर्दों ने लड़ी हैं, क्योंकि औरत बच्चा पैदा करके उसको मार नहीं सकती, क्योंकि इंसान का सबसे ज्यादा ताल्लुक ही माँ के साथ रहता है इंसान का। लेकिन माँ कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी, बाप नुकसान दे सकता है कभी कभार। सही। अच्छा रसद, सेकंड एफ जो फैमिली पे मुनहसर है, और फैमिली में माँ का बहुत बड़ा किरदार है। और मनहसल फैमिली अगर पूरा हम देखें तो उसमें माँ के साथ बाकी जो फैमिली, उसका बहन भाई और बाकी रिश्तेदारों का भी बड़ा किरदार है। जी, देखा ये गया है कि अगर किसी फैमिली में एजुकेशन का रेशो ज़्यादा है, फैमिली वेल एस्टेब्लिश है, तो उसका भी बच्चे पर बहुत पॉजिटिव असरात पड़ते हैं। और अगर फैमिली पढ़ी लिखी नहीं है, वो वेल एस्टेब्लिश नहीं है,
तो उस पर भी बच्चे पर बहुत असरात पड़ते हैं। जी इन चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे की परवरिश पर? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जब फैमिली की हम बात करते हैं तो फैमिली से मुराद हमारी बुनियादी ज़रूरतें जो हैं, जैसे खाना पीना और इस तरह से हमारी जो चीज़ें बुनियादी हमें घर से मिलती हैं वो तो हमें फैमिली प्रोवाइड कर सकती है। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे फैमिली का कोई शख्स हमसे जुदा हो गया किसी वजह से, तो आपका फैमिली का दूसरा फ़र्ज जो है ना वो आपकी मदद करता है। जैसे फ़र्ज़ कर आपके चाचे होते हैं, ताए होते हैं, मामू होते हैं, नाना होते हैं और खालाएँ होती हैं, फूफियाँ होती हैं, तो ये बच्चे को पाल सकती हैं हमारे माशरे के अंदर। तो फैमिली मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है आपके पालने में, आपको उस तक पहुँचाने में। फ़र्ज़ करें हमारे यहाँ तो वैसे इदारे मौजूद नहीं है, यूरोप के अंदर तो मौजूद है कि वो उन बच्चों को जो अनाथ बच्चे होते हैं, जो यतीम बच्चे होते हैं या बगैर माँ बाप के बच्चे होते हैं या सिंगल पेरेंट्स बच्चे होते हैं, उनके लिए अदारे बनाए उन्होंने। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे अदारे मौजूद नहीं है, अगर हैं तो उन पर काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो जो बच्चा होता है फिर गली मोहल्ले की पैदावार हो जाता है, फिर वो उसको कहीं ना कहीं जाके उसको अब्यूज़ किया जाता है, फिर वो अब्यूज़ होने से वो बच्चा जो है बड़ा होके मुल्क के लिए, नेशन के लिए या किसी भी किरदार जो आपका सोशल एसेट्स है वो नहीं बनता। फिर उसके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है जिंदगी के अंदर। मेरे ख्याल के मुताबिक जो फैमिली है उसका बहुत बड़ा किरदार है। अगर किसी भी वजह से आपको कोई भी शॉर्ट कमिंग आ गई है लाइफ के अंदर तो वो लोग आपकी मदद करते हैं। जी बिल्कुल ठीक फरमाया राव साहब। नाज़रीन, जैसे कि अभी राव साहब डिस्कस कर रहे थे, आज का जो मौजू है हमारा 3F, उसमें फादर का बुनियादी किरदार है और उसका DNA की वजह से भी और फैमिली का सरपरस्त होने की वजह से भी उसका बहुत ही बुनियादी किरदार है। और उसके बाद फिर फैमिली का किरदार आ जाता है जिसमें माँ की बहुत अहमियत है और फैमिली के बाकी अफराद की अहमियत है। और जो ही ये फादर और फैमिली से बच्चा बाहर निकलता है और हमें अपने दोस्तों के साथ मेल जोल होता है और हमारे जो कोलीग्स होते हैं उनके साथ हमारा जो मेल जोल होता है, तो फिर उनके असरात भी एक शख्सियत पर मुरतब होते हैं। और कहते हैं कि अगर फ्रेंड्स आपके बेहतरीन हैं, वो उनका करैक्टर बेहतरीन है, तो उसके असरात अपने उस दोस्त पर भी पड़ते हैं। तो सोसाइटी का और फ्रेंड्स का बेहतरीन होना भी बहुत ज़रूरी है। रासब, ये बताइए कि फ्रेंड्स किस हद तक कारगर साबित होते हैं किसी बच्चे की या शख्स की शख्सियत को बेहतर से बेहतरीन बनाने में? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा बच्चा अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलता है, जैसे उसके पाँव जो हैं वो एक्टिव होते हैं तो बाहर निकलता है, जैसे बाहर निकलता है वो गली के अंदर कुछ लोग, कुछ बच्चे, उसको मुलाकात होती है, उनसे वो उनकी फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है। अच्छा, डेवलप होते 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 फिर वो आगे तक जाती है, फिर उसके बाद वो स्कूल जाता है बच्चा, तो फिर फ्रेंडशिप बनाते हैं वो। अब जब वो फ्रेंडशिप उसकी बनती है तो अब ये तयन होगा कि वो बच्चे किस लायक हैं, वो किस घर से आए, उनके बाप उनकी फैमिली कैसी है, तो अब वो आपको बहुत बड़ा इफेक्ट करेंगे। तो जैसे ही वो बच्चा बाहर आता है तो उसका ताल्लुक जिन लोगों से साथ भी होता है, अब देखना ये कि वो लोग किस कुमाश के लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, कहाँ पे वो रहते हैं। तो मैं आपको एक मिसाल के जरिए बताऊंगा ये बात। खातून थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहने लगी जी मेरे बाकी बच्चे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं और बड़ी अच्छी उनकी कारकर्दगी और बहुत अच्छे अच्छे वो स्कूल, बड़े अच्छी स्कूलिंग है उसकी, लेकिन एक बच्चा हमारा जो है ना सही नहीं काम कर रहा। तो मैंने कहा कि ये बताओ कि ये बच्चा आपने क्या किया था। उसने कहा जब मेरे बच्चे ज़्यादा हो गए थे तो मुझे एक बच्चा अपने माँ बाप की तरफ देना पड़ा। मेरे माँ बाप हैं जो वो रावलपिंडी में रहते हैं, उनको जब देना पड़ा तो वो बच्चा जो है ना वो आज हमारे बस में नहीं है, वो अब्यूज़ करता है, वो बहुत सारी उसके अंदर अजीबोगरीब किस्म की है और वो जो गैम्बलिंग करता है यहाँ तक। तो कहने लगी कि मैं अब उसको लेते आई हूँ बच्चे को, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कि उसकी असल वजह पता क्या है? जो पेरेंटिंग का जो बुनियादी फर्ज वो उसमें अदायगी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सका। उसमें असल ये हो गया कि ये बच्चों के ऊपर नजर नहीं ना रख सके जो उसके फ्रेंड्स थे जी। वहां पे, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, माँ बाप उसके जो नाना नानी थे बच्चे के, तो वो समझ नहीं पाए कि बच्चा जब बाहर जाता है तो उसके फ्रेंड्स कौन है। जब वो बाहर गया तो बच्चे के फ्रेंड्स और तरह के बने। अब ये माँ बाप जो थे ना, इसके ऊपर कंट्रोल था बच्चों का, बाकी बच्चों पे उसके ऊपर कंट्रोल नहीं था, जिसके वजह से ये हुआ। यानी कि दोनों फैक्टर हुए, वालिदैन का कंट्रोल भी नहीं रहा और आगे जो फ्रेंड्स हैं वो भी उसे बेहतरीन नहीं मिले और उन पर कोई चेकअप भी नहीं था, जिसकी वजह से उसका किरदार डैमेज हो। अब वो ये कहते हैं ये ठीक हो जाए, तो क्योंकि मेरे पास लेके आए थे जी इस बच्चे को, आप जो है ना थोड़ा सा देखें जरा, तो मैंने उन्हें कहा कि ये अब जाहिर है कि कुछ वक्त गुजर चुका है क्योंकि इसने बहुत कुछ लर्न कर लिया, अब इस बच्चे को अनलर्न कैसे करवाएं, सवाल तो ये है।
सही। क्योंकि कोई भी चीज को लर्न तो किया जा सकता है, लेकिन अनलर्न करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो 5-6 जगह पे पड़ा होता है। एक तो हमारी आंखों में पड़ा होता है, एक हमारे ब्रेन में पड़ा होता है, हमारी स्मेल में पड़ा होता है, टच में पड़ा होता है, और हमारे टेस्ट में पड़ा होता है। अब उसको कैसे निकालें अपने अंदर से, निकालना मुश्किल होता है। यानी किसी चीज को हम लर्न कर सकते हैं, लेकिन अनलर्न करना मुश्किल होता है। अब अनलर्न करने के उसके लिए टाइम चाहिए, 2 महीने 3 महीने चाहिए, जिसके जरिए हम साइकोलॉजिकल उसको, साइकोसोमेटिकल हम उसको देखते हैं, देख करके उसके बाद हम फैसला करते हैं ये बच्चा ठीक हो सकेगा कि नहीं, और मोस्टली ठीक हो जाते हैं। साइकोलॉजी में अक्सर ये कहा गया है कि जैसी सोसाइटी मिलती है, जैसे आपके दोस्त होते हैं, जैसे आपके कोलीग्स होते हैं, उस शख्स की जो उनके दरमियान में रह रहा होता है वो भी उनकी तरह हो जाता है। जैसे खरबूजे से खरबूजा रंग पकड़ता है, यह हम एक मिसाल है। तो आप क्या ये समझते हैं कि वाकई ऐसा है? बिल्कुल जी, देखें जी, मैं तो सबसे पहले वालिदैन को ये कहूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर आपने नज़र रखनी है, और उनकी तन्हाई में देखें, और ये देखें कि वो किन लोगों से जाके मिलते उठते हैं, और वो उनके बच्चे किस कुमाश के हैं, सही, किन फैमिली से ताल्लुक रखने वाले बच्चे हैं। तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा भी, क्योंकि कहा यही जाता है, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो एक बात पे मुत्फिक है कि बच्चे को ये देखना होता है कि उसके फ्रेंड्स वो किस टाइप के फ्रेंड्स हैं, और इंसान खुद भी तकरीबन 19-20 के हिसाब से तकरीबन वैसा ही होता है जैसे उसके दोस्त होते हैं। क्योंकि कुछ दोस्त होते हैं जिन्होंने आपको चुना होता है, और कभी आपने दोस्तों को चुना होता है, तो आप चुनेंगे उसी को। जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की, 2 सत से मुराद किया कि 2 नेक्टर, जैसे ही आप 2 चीजों के नेक्टर आपस में मिलाएंगे तो एक तीसरी चीज बन जाएगी। तो सेम इसी तरह से है कि जब आपके फ्रेंड, जैसे भी फ्रेंड्स आपके हैं, तो आप भी तकरीबन वैसे ही होंगे। आप बायोलॉजी को बड़ा पसंद करते हैं तो आपका दोस्त भी बायोलॉजी को पसंद करेगा। अगर आप आर्ट को पसंद करते हैं तो आपका दोस्त भी आर्ट को पसंद करेगा। अगर आप सारा दिन मोबाइल पे कुछ चीज देखते हैं तो वो भी वही चीजें देखेंगे, क्योंकि आपके दोस्त भी तकरीबन आप जैसे। यकीन है डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मिजाज नहीं मिलते, तबीयतें नहीं मिलती, तो वो दोस्ती ज़्यादा पायदार रह नहीं सकती, और उसका अल्टरनेटिव वो शख्स वो तलाश करता है जिससे उसकी नेचर के मुताबिक या उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको गाइडेंस मिले। नाज़रीन, आज का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल, जिसमें हमने 3 F पर बात की। नंबर 1 पर फादर, नंबर 2 पर फैमिली, और नंबर 3 पर फ्रेंड्स। ये तीनों जो किरदार हैं एक बच्चे की और एक इंसान की शख्सियत पर इंतहाई कलीदी किरदार अदा करते हैं। हमें देखना है माशरे में वालिदैन को अपना बेहतरीन किरदार अदा करना है ताकि बच्चे की बेहतरीन तरबियत हो सके। इसी तरह फैमिली की भी जिम्मेदारी है कि वो जो बच्चा उनके दरमियान में पल रहा है, बड़ा हो रहा है, उस पर उनकी जिम्मेदारी भी आती है कि उसको बेहतरीन उसकी किरदार साजी करें, उसको बैकअप दें। और फिर बारी आती है फ्रेंड्स की, और फ्रेंड्स जितने अच्छे मिलेंगे, जितना वो पढ़े लिखे सुलझे हुए होंगे, बाकिरदार होंगे, तो उस बच्चे का किरदार वो बेहतरीन बनेगा। अगर बच्चा बड़ा हो गया है, वो कॉलेज स्कूल में है, तो तब भी उसके फ्रेंड्स पर डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का माहौल मिला हुआ है, और जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है तब भी ये फैक्टर उस पर असर अंदाज होता है। और जब बच्चा बड़ा होकर क्वालिफाई करके अपनी किसी जॉब पर जाता है, अपने किसी बिजनेस पर जाता है, तो तब भी इसी असूल पर वो उसे अमल परा होना पड़ता है कि उसका हल्का बाप कैसा है, उसके कोलीग्स कैसे हैं, उसके जिनके साथ वो बिज़नेस कर रहा है, जिनके साथ उठ बैठ रहा है, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका रवैया कैसा है। अगर ये सारे करैक्टर पॉजिटिव मिलते जाएंगे तो एक बच्चे की और एक नौजवान की जो तरबियत बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी, और वो माशरे के लिए भी, अपनी ज़ात के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी बहुत मौसर और असर किरदार रखेगा, और एक बेहतरीन कौम की तश्कील में भी उसका किरदार मौसर हो सकेगा। तो आज के प्रोग्राम से हमारा मैसेज ये है कि हम अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी डोमेन में अपना अपना किरदार बेहतरीन तरीके से किरदार अदा करें, ताकि हम एक बेहतरीन कौम की तश्कील कर सकें। और ख़ासकर वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों पर पूरी नज़र रखें, और ये भी नज़र रखें कि उसके जो फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ उनका उठना बैठना है, मेल जोल है, आया वो उस कैलिबर पे हैं जो एक महज़ब और एक बेहतरीन माशरे की तश्कील में किरदार अदा कर सकता है। तो जब जब जो हमारे सीनियर हैं
वो अपनी जिम्मेदारियां बेहतरीन तरीके से किरदार अदा करेंगे तो माशरा भी बेहतरीन होगा। तो नाजरीन, आज का मैसेज आपको मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन लगा होगा, और इस मिशन की तकमील के लिए कि हम आप तक बेहतरीन अपनी आरा पहुंचा सकें, आप बेस्ट नेशन ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें और आप इस तरीके से एक बेहतरीन कौम की तश्कील में आप किरदार अदा कर सकते हैं। और जो वीडियोस हमारी जो गुफ्तगू अच्छी लगे वो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और मिलकर हम आगे बढ़ते हैं एक बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए। इसी के साथ ही अपने होस्ट उल्फत रसूल जोया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।